नमस्कार, डीवी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और आज हम चर्चा कर रहे हैं जो घटनाक्रम है बिहार का, और बिहार के घटनाक्रम से दिल्ली की राजनीति भी गरमाई हुई है। और इधर एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने वहां पूरी पलटी मार करके राजनीतिक जो समीकरण है वहां चेंज कर दिया है और वो एनडीए के साथ आ गए हैं, दूसरी तरफ पूरा का पूरा देश जो है, विपक्ष जो है वो देख रहा है शरद यादव की ओर। और शरद यादव को बहुत करीब से जानने वाले हमारे साथी, वरिष्ठ सहयोगी जयशंकर गुप्त हमारे साथ हैं और उनसे हम चर्चा करेंगे कि शरद यादव की आगे की रणनीति क्या होगी। तो जयशंकर जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहता हूं कि लगातार बहुत सारी बातें आ रही हैं। बात ये आ रही है कि क्या शरद यादव अपनी दूसरी पार्टी बनाएंगे, या शरद यादव और पूरी जो टीम है, विपक्षी एकता जो जिसकी बात कह रहे हैं, वो लोग नीतीश कुमार को पार्टी से बेदखल करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आ रही हैं। आपके पास क्या खबर है? नहीं, देखिए, राजनीति में कब क्या होगा इसके लिए आप इत्मीनानी तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं जी। बहुत सारा जो है वो परिस्थितियां तय करती हैं। तो लेकिन जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं और नीतीश कुमार ने पाला बदल किया है, और जिस भाजपा को, और वो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन फिर मैं भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा, संघ मुक्त भारत का नारा वो दे रहे थे। तो उसके बावजूद जैसे वो अचानक वो फिर भाजपा के खेमे में चले गए, एनडीए का अंग बन गए, तो उसके मद्देनज़र एक तो जनता दल के अंदर, जनता दल यू जो है उसके अंदर उथल पुथल की स्थिति है, और सबकी निगाहें लगभग शरद जी के ऊपर लगी हुई हैं। क्योंकि शरद यादव का, हालांकि शरद यादव भी राजग में रहे हैं, राजग सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, राजग के तो संयोजक भी रहे हैं, लेकिन वो राजग अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाला राजग था। और आज का जो राजग है वो भीड़ तंत्र पे कायम हो रहा है। और जिस ढंग से संविधान बदलने की बातें हो रही हैं, जिस तरह से अकलियत के लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिस तरह से मतलब एक पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी का राजग है, ये नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का राजग है। तो इस राजग के साथ वो फिट बैठ पाएंगे कि नहीं, ऐसा हमको तो कम से कम नहीं लगता है। हालांकि ये मीडिया में भी खबरें आ रही हैं, उनके ऊपर लोभ प्रलोभन तमाम तरह की बातें भी आ रही हैं। कभी आ रहा है कि साहब उनको केंद्र में कोई अच्छा मंत्री पद दिया जाएगा, कभी होता है कि उनको कुछ पैसे का भी, हालांकि पैसे का ऑफर आज तक शरद यादव के ऊपर चस्पा नहीं हो सका है। एक बार हवाला कांड में भी उनका नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उससे साफ बरी होकर के मतलब वो कहा जा सकता है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं। हाँ, अभी तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो एक तरफ तो ये है कि जनता दल यू में क्या कर सकते हैं वो, दूसरा यह है कि राष्ट्रीय पैमाने पर देखिए, जैसे कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार का एक चेहरा था जिसको महागठबंधन की धुरी या राजग के विरोध में जो एक विपक्षी दलों का एक एकजुटता बनेगी या कोई महागठबंधन बनेगा, उसकी धुरी नीतीश कुमार बन सकते थे। लेकिन जब से उन्होंने डिच किया और वो चले गए वो भाजपा के खेमे में, तब से अब लोग शरद यादव की तरफ देख रहे हैं। अब शरद यादव के साथ ये है कि एक तो उनकी स्वीकार्यता बहुत बड़े पैमाने पर है, वाम दलों के बीच में हो, ममता बनर्जी के साथ हो, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस के लोगों में हो, या एक राष्ट्रीय स्तर पर भी जो दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित और अल्पसंख्यक लोग उनको अपना नुमाइंदा मानते हैं। जब कभी कोई उन पर कोई सवाल होता है तो वो राज्यसभा में या संसद में पूरी तरह से मुखर होकर के आते हैं। तो लोग एक तरफ से उनकी तरफ देख रहे हैं। अब सवाल है कि मौजूदा परिस्थितियों में वो क्या क्या कर सकते हैं। जनता दल यू का जो अभी स्थिति है, तो संसद में हो या बिहार में हो, बिहार में भी मतलब पार्टी टूटने की स्थिति तो नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2/3 विधायक चाहिए या 2/3 सांसद चाहिए। तो उतनी स्थिति हमको नहीं लगता कि अभी ये लोग जुटा पाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे जो प्रदेश की इकाइयां हैं जनता दल यू की, चाहे वो केरल में है, केरल के एमपी वीरेंद्र कुमार हैं, वो राज्यसभा में सदस्य भी हैं। उन्होंने तो खैर राष्ट्रपति के चुनाव में जब नीतीश कुमार ने रामनाथ कोविंद जी का समर्थन करने की घोषणा की थी, तभी एमपी वीरेंद्र कुमार ने उसका विरोध किया था और कहा कि हम उस फैसले के साथ नहीं हैं। अब इस फैसले के बाद तो उन्होंने खुलेआम कहा है कि केरल इकाई अपने को इससे अलग करती है। तो इस तरह की और बहुत सारी इकाइयाँ हैं। गुजरात में एक इनका विधायक है, और राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में भी एक इकाई बने, अभी चुनाव भी लड़े थे लोग। लेकिन गुप्त जी, यहाँ पे आप जो राष्ट्रीय इकाई की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ अभी परसों ही नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि नहीं, हम लोग तो बिहार केंद्रित हैं, हमारी पार्टी जो है बिहार से बाहर है ही नहीं। तो किस पार्टी को तोड़ने या किस राष्ट्रीय अधिवेशन की बात हो रही है, वो उनका इशारा शरद यादव की तरफ था। तो इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं राजीव जी, देखिए नीतीश जी अब क्या बोलते हैं क्या करते हैं उसके बारे में
अगर खुद समझ पाते हो तो मालूम नहीं, लेकिन औरों को तो खास तौर से समझ नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार और ईमानदारी की बात करते करते वो सुशील मोदी के साथ चले गए, जिनके खिलाफ तमाम केसेज लंबित हैं, तो उस तरह कुछ भी कर सकते हैं। सवाल यह है कि अगर आपका जनता दल यू राष्ट्रीय नहीं है तो आप किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, किस दल के बने हैं? जी, बिहार का कोई राष्ट्रीय दल, बिहार कोई देश है क्या? जी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आपने अभी जो मीटिंग बुलाई है 19 या 20 को बुलाई है वहाँ पटना में अगस्त को, 19 अगस्त को बुलाई है, तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। हालांकि देखिए कितने बड़े लोकतांत्रिक हैं हमारे नीतीश कुमार जी, 6-7 महीना हो गया उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, आज तक उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कोई घोषणा नहीं की। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की अब तक कोई एक भी बैठक उन्होंने नहीं बुलाई, अभी ये पहली बार बैठक बुलाई है। तो हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि क्षेत्रीय दल भी कोई राष्ट्रीय पदाधिकारी या राष्ट्रीय कार्यकारिणी रख रहा हो, तो ऐसा तो आज तक तो हुआ नहीं भाई। चाहे और दलों की बात कर लीजिए तो भी उसमें भी नहीं होता है। अच्छा, इनकी जो घोषणा चुनाव आयोग के सामने है वो भी राष्ट्रीय दल के रूप में है। मणिपुर में उनकी अच्छी इकाई रही है, उनकी तो दिल्ली में भी जंतर मंतर पे उनका ऑफिस है, जंतर मंतर पे सेंट्रल ऑफिस है उनका, केंद्रीय कार्यालय है। तो अगर आप राष्ट्रीय नहीं है तो अब अपने को हंसी का पात्र बना रहे हैं, चूंकि अब तो उन्होंने जैसे वो नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के खिलाफ विकल्प के तौर पे देखा जा रहा था, अब नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि साहब नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, 2019 में वो सबको हरा देंगे, उनके साथ में कोई टिक नहीं पाएगा। मतलब अब चूँकि अब जहाँ पहुँच गए हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद तो इस तरह की बातें निकलेंगी, तो कुछ तो बौखलाहट में भी निकल रही होगी। अब जब देख रहे होंगे कि उनकी पार्टी के विधायक या सांसदों का भी बड़ा रूप, जैसे अली अनवर ने खुलेआम घोषणा की है कि हम नीतीश कुमार के फैसले के साथ नहीं जाएंगे, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी नहीं खुल करके बोल रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि जनता दल यू के अंदर अगर विघटन न भी हो जी उस ढंग से तकनीकी तौर पे, तो भी लेकिन असंतोष के स्वर तो उभरेंगे। नीतीश कुमार के जो राजनीतिक फैसला उनका जो है उसके खिलाफ तो असंतोष का स्वर तो निकल के आएगा ही आएगा। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार उन लोगों को पार्टी में रखते हैं या निकालते हैं या क्या करते हैं। और शरद यादव जी, अगर मान लीजिए कि देश के तमाम प्रदेशों की इकाइयाँ अगर मिलजुल करके फैसला करती हैं कि नहीं साहब जनता दल शरद यादव के नेतृत्व में है और यही माना जाएगा रहेगा, तो वो एक अलग स्थिति बनती है। और संसद के भीतर जब होगा तो फिर देखा जाएगा कैसे क्या करेंगे। लेकिन जयशंकर जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण था जब गठबंधन ठीक ठाक चल रहा था और भ्रष्टाचार का आरोप जिस पर तेजस्वी के ऊपर लगातार जो चर्चा हो रही थी, खासकर मीडिया ट्रायल चल रहा था, उस तेजस्वी के नाम पर नीतीश कुमार को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा और वो पार्टी मतलब गठबंधन तोड़ करके एनडीए के साथ आ गया। आखिर इसको आप किस रूप में देखते हैं? नहीं देखिए, एक तो नीतीश कुमार के जो पूरे राजनीतिक जीवन को देखिए या उनकी कार्यशैली को देखिए, उनकी राजनीतिक संस्कृति को देखिए, तो वो चुनाव जब लड़ते हैं तब उनको अकलियत याद आता है, तब बैकवर्ड्स याद आते हैं, तब दलित याद आते हैं, और जब सत्तारूढ़ होते हैं तो एक अभिजात्य संस्कृति जो है उन पर हावी हो जाती है, तो अभिजात के साथ अपने को सहज मानते हैं। देखिए, आज तो उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन उनके एक प्रवक्ता केसी त्यागी जी हैं, उन्होंने तो महीनों पहले ही कहा था कि हम भाजपा के साथ ज़्यादा सहज महसूस करते हैं। जी कहा था। इसमें दिक्कत एक और भी है कि महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक कद निश्चित रूप से नीतीश कुमार से बड़ा है, और दूसरी तरफ ये भी है कि उनके पास 80 विधायक हैं, इनके पास सिर्फ 71 विधायक हैं। तो एक जो उर्दू का शब्द है एहसास कमतरी, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार भी रहे वो कहीं ना कहीं। उनको लगता होगा कि साहब लालू यादव का बड़ा कद है, उनकी पार्टी के पास विधायक ज़्यादा हैं, और उनका बेटा हमारा डिप्टी है, लेकिन उसके साथ हमको बैठ के काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक ये बात आती थी। दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार के मामले एक पर एक आने लग गए, तो उसको लेकर के उनको लगा कि हमारी जो भ्रष्टाचार विरोधी छवि है उसके साथ हमको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस समय नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के साथ महागठबंधन बनाया, कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता थे। जी बिल्कुल, वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। बिल्कुल। और उनके दोनों बेटों को उन्होंने टिकट दिया था जी। और जो भी भ्रष्टाचार के मामले आज उभर के आ रहे हैं, ये कल तक तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लोग ही आरोप लगाते रहे हैं। तो उनको ये भी मालूम है कि पूरा कुनबा उसमें कहीं ना कहीं से शामिल है। तो ये सब जानते हुए आपने लालू प्रसाद के साथ तो चुनाव गठबंधन किया, और अब सरकार जब आधा कार्यकाल भी नहीं, मतलब 1/3 कार्यकाल पूरा करने जा रही थी, 20 महीने हाँ मित्र, तो 1/3 समझ सकते हैं कार्यकाल पूरा करने जा रही थी, तो आपको याद आ गया कि अरे अरे तो भ्रष्टाचार बड़ा भारी पड़ रहा है हमारे ऊपर। ये तो अद्भुत सी बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन देखिए, असल में ये इन लोगों की राजनीति का एक हिस्सा रहा है कि जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो ये भ्रष्टाचार विरोधी हो जाते हैं, और जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो ये
सांप्रदायिकता विरोधी हो जाते हैं। जैसे भाजपा के साथ तो बड़ा सहज गठबंधन चल रहा था इनका जी। लेकिन 2013 में क्या हो गया, क्यों आपने छोड़ दिया? तो उस समय लगा कि साहब सांप्रदायिकता बहुत हावी हो रही है, नरेंद्र मोदी का चेहरा आ रहा है, सामने आ रहा है और उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उनके सामने से थाली खींच ली। बिहार में कहीं ना कहीं उनको दिख रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उनके साथ लागू होगा और वो ना जीत पाए, तो इसलिए उन्होंने फिर वो आरजेडी के मतलब साथ, अपॉर्चुनिस्ट हैं ये कहा जा सकता है। अब उनके बारे में तो जो सोशल मीडिया बाकी जगहों पे तो कहा ही जा रहा है ना, अवसरवादी कुमार। अच्छा, दूसरा ये है कि देखिए ये मीडिया जो है, एक चीज आप समझ लीजिए कि बिहार का जो मीडिया है वो सवर्णों के द्वारा संचालित है। अभी वहाँ के जो टीवी चैनल्स हैं उसमें से एक टीवी चैनल जो है वो उनकी पार्टी के एक बिल्डर विधायक का है, वो चैनल चला रहा है। वो दूसरी तरफ बाकी जो मीडिया पे है, जितने संपादक हैं, जितने जो पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं, वो लगभग खास एक मुखर तबका जो है उसके हैं। वो मुखर तबका जो बिहार का है उसके निगाह में 1990 से लेकर आज तक लालू यादव और नीतीश कुमार भी कभी उनको फूटी आंख भी नहीं सुहाते हैं, आंख में किरकिरी नजर आते हैं। तो उनकी एक कोशिश तो लगातार बनी रहती है कि किसी न किसी बहाने ये गठबंधन टूट जाए और तो इसमें से दोनों अलग हो जाएं। ये कोशिश 1994 में हुई थी जब समता पार्टी का गठन हो गया था। हालांकि जब 1995 में नीतीश कुमार अपने ताकत पे चुनाव लड़े तो पता लगा कि 7-8 सीटें रह गई उनकी विधानसभा में। उसी तरह से जब ये बीजेपी के खिलाफ गए और फिर चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव लड़े, तो लोकसभा की 40 में से सिर्फ 2 सीटें इनके पास रह गई। तो ये जो कहते हैं बार बार कि हमारे नाम पर लोग चुनाव जीतते हैं, हमारे नाम पर वोट मिलता है, तो उनके नाम पे जो 2 चुनाव हुए थे वो एक तो 1995 के हुए थे और एक 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो दोनों में उनकी हैसियत का पता लग गया। अब उसके बाद जब वो जीते हैं तो या तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े तब जीते, या फिर लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर के तब लड़े। जो अभी 3/4 बहुमत मिला है तो लालू और कांग्रेस के साथ मिलने का कारण मिला है। अब उनको ये मुगालता हो सकता है, लेकिन अगर मुगालते को अपने अतीत में झांक करके देखेंगे तो गलत साबित होगा, क्योंकि 1995 और 2014 के जो चुनावी नतीजे हैं वो तो गलत उनको साबित करते हैं। तो अब यह है कि भ्रम कब टूटेगा ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ शरद यादव का कहना है जयशंकर जी की 3 बार ऐसा मौका आया जब शरद यादव ने, मतलब वो 3 चुनाव हारे और शरद यादव थे जो हाथ पकड़ के उनको आगे लेकर आए और जो निराशा उनके साथ लगी हुई थी उससे उन्होंने बाहर निकाला। और उसी शरद यादव के साथ में पिछले और अब तक शरद यादव ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जैसा आपने बताया कि लगभग 1 साल से अब ये बने हुए हैं नीतीश कुमार। कोई डेमोक्रेसी जो पार्टी में होनी चाहिए, अंदरूनी डेमोक्रेसी जो होनी चाहिए वो नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या देखते हैं, शरद यादव को क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए राजीव जी, एक बात आप समझ लीजिए कि आज के जो राजनीतिक दल हैं, खास तौर से, मतलब हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी वही चल रहा है, लेकिन खास तौर से जो क्षेत्रीय दल हैं वो दल नहीं है, गिरोह हैं। वो नीतीश गिरोह हैं, वो लालू गिरोह हैं, वो मायावती गिरोह हैं, वो मुलायम या अखिलेश गिरोह हैं, वो ममता गिरोह हैं, वो जयललिता जी थी तब तक उनका था बात, या डीएमके करुणानिधि गिरोह है, मतलब शिवसेना में उद्धव ठाकरे का गिरोह है। ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, इनके अंदर कभी भी अंदरूनी लोकतंत्र तो नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। आप कल्पना कीजिए कि नीतीश कुमार जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ, जिनको वो कहते थे कि साहब ये जहर है, इनके साथ हम नहीं मिलेंगे, कभी मिट्टी में मर जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, उनके साथ मिलने का फैसला आपने लिया। और शरद यादव को आपने भरोसे में नहीं लिया, शरद यादव से आपने चर्चा तक नहीं की। अपने संसद सदस्यों से, यहाँ जितने भी सांसद हैं, 1-2 सांसद उनके साथ होंगे, उनके अगल बगल जो उनके सलाहकार जो भी कर सकते होंगे उनको पता होगा, लेकिन बाकी सांसदों को तो आपने कभी कन्वे भी नहीं किया। यहाँ तक कि विधायक दल की बैठक में भी, जिस दिन वो 27 को उन्होंने किया, जो सपोर्ट विड्रा किया जिस दिन, उस दिन उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई पटना में, और विधायक दल के बीच में उन्होंने इतना ही भर कहा कि भाई हम तो जा रहे हैं त्यागपत्र देने, अब नई गठबंधन चलने वाला नहीं है, आप लोग यहाँ बैठिए। एक बार भी नहीं कहा कि नहीं हम भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं, आप मत घबराइए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो जा करके लौट के आते हैं, तब तक उसके थोड़ी देर बाद सुशील मोदी जी वहाँ आते हैं, और खाने की तैयारी पहले से चल रही थी, डिनर की तैयारी पूरी तैयारी। ऐसा तो नहीं है कि 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, तो सारा कुछ तो उनका पूर्व नियोजित था, लेकिन किसी को इन्होंने भनक लगने नहीं दिया। अपने सहयोगियों को भी, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी कहीं कॉन्फिडेंस नहीं लिया। तो ये चूंकि गिरोह पॉलिटिक्स में यही होता है कि ये गिरोह का जो सरदार होता है या जो नेता होता है उसका डिक्टेट चलता है, उसका जो भी कह दिया वही फरमान है, वही लोकतंत्र है। तो ऐसे में अब शरद जी का क्या है कि शरद जी का एक लोकतांत्रिक छवि रही है, मतलब शरद यादव भी चाहते तो जनता दल की युग
के अध्यक्ष पद पर बने रहते या फिर पार्टी तोड़ देते उस समय जब इनको अध्यक्ष पद से हटाया जा रहा था। और नीतीश जी ने तो खास तौर से इनकी राजनीति रही है, जिस तरह से लालू यादव को हटाने के लिए उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस का इस्तेमाल किया, जॉर्ज फर्नांडिस को हटाने के लिए, उनको हैसियत पिलाने के लिए शरद यादव जी का इस्तेमाल किया, और शरद यादव जी को भी हटाने के लिए औरों का इस्तेमाल किया। तो उनकी तो ये आदत रही है, वो तो करते रहे हैं। लेकिन शरद यादव में एक लोकतांत्रिक वैल्यू है, कहीं ना कहीं है। शायद यह भी एक कारण है कि देश की जनता और देश का विपक्ष, और ख़ास तौर से वो लोग जो धर्मनिरपेक्षता में, ईमानदारी में, नैतिकता में और भ्रष्टाचार के विरोध में जो लोग यकीन करते हैं, वो जाहिर सी बात है वो लोग शरद यादव की तरफ देख रहे हैं, बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। और शायद अगर मान लीजिए, देखिए नीतीश को तो बिहार का अल्पसंख्यक, बिहार का दलित और बिहार का पिछड़ा कभी माफ़ नहीं करेगा। लेकिन अगर शरद यादव ने भी खुदा न खास्ता किन्हीं दबाव में, क्योंकि दबाव लगातार पड़ रहे हैं, हमको मालूम है कि शायद कल भी चंद्रबाबू नायडू तक का भी फोन आया, एक दो बार और भी आए थे, उनको समेटने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, शामिल तो हो जाएगा। अगर उन कोशिशों के आगे ये झुक गए तो शायद शरद यादव को भी इस देश का नौजवान, ये अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा माफ़ नहीं करेगा। रोहित वेमुला की आत्मा हो या और जिस तरह से जो किसानों की हत्याएं हुई जगह जगह, चाहे गुजरात के पाटीदारों का हुआ है, चाहे आपके ये क्या नाम है नर्मदा, ये मंदसौर में हुआ है, ये सारे लोग जो त्रस्त लोग हैं इस सरकार के निर्णयों से, जो परेशान लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हो रहा है, वो सब लोग शरद यादव की तरफ देख रहे हैं। और अगर उन्हें नाउमीदी हाथ लगी तो शायद इतिहास भी माफ़ नहीं कर पाएगा। जी, लेकिन शरद यादव का कहना है कि वो अभी किसी पार्टी के साथ, मतलब खासकर एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं। और साथ में उन्होंने 17 अगस्त को, जयशंकर जी, 17 अगस्त को उन्होंने धर्मनिरपेक्ष ताकतों के मतलब जो उसका नाम उन्होंने साझी विरासत दिया है, साझी विरासत सम्मेलन दिया है कि ठीक है, साझी सम्मेलन जो दिल्ली में करने जा रहे हैं वो। और उनकी कोशिश यही है कि विपक्षी एकता को वहाँ पर इकट्ठा किया जाए, एकजुट किया जाए और एक नई ताकत के रूप में सिर्फ विपक्ष नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो किसी दल में नहीं हैं, किसी विपक्ष में या सत्ता दल में नहीं हैं, लेकिन जो आंदोलनों से जुड़े रहे हैं, खासतौर से समाजवादी आंदोलन से बहुत सारे लोग हैं जो घरों में बैठ गए हैं, निराश होकर के बैठ गए हैं, क्योंकि जिस ढंग का समाजवादी नेतृत्व उभर के आया है पिछले हाल के 2-3 दशकों में, उससे बहुत सारे लोगों को निराशा हाथ लगी। जो लोहिया जयप्रकाश के नाम पे सड़कों पे आते थे, आंदोलन करते थे, वो लोग घरों में बैठ गए थे। तो उन लोगों को भी एक मौका मिला है। हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पर भी जो जिस तरह के लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, शरद जी के से जो उम्मीदें बांध करके लोग हो रहे हैं, तो वो सारे लोग एकजुट होंगे। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस में या माकपा में, भाकपा में या और जो अन्य दल हैं, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, या ये सब तो होंगे ही होंगे। लेकिन उसके अलावा एक बड़ा तबका जो धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखता है, जो मनुवाद के खिलाफ संघर्ष में यकीन रखता है, जो दलितों और पिछड़ों को सामाजिक न्याय मिले इस मामले में यकीन रखता है, ये सारे लोग जो तानाशाही प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष की कुवत रखते हैं या मत ये रखते हैं, इच्छा शक्ति रखते हैं, वो सारे लोग एकजुट होंगे। और अगर ये सम्मेलन कामयाब होता है तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक मजबूत चुनौती होगी, खतरे की घंटी बज सकती है। जी बिल्कुल सही जयशंकर जी, और आपने जिस प्रकार पूरा विश्लेषण किया, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये एक, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से जिस प्रकार की बातें चल रही हैं कि शरद यादव जो हैं वो नई पार्टी बनाएंगे, या कभी बात यह आ रही है कि शरद यादव एनडीए में जाएंगे और एक बड़ा पद उनको मिलने वाला है, और उनके पास जेटली आए थे और उन्होंने बात कर ली है, ऐसी बातें भी हो रही हैं। इसके बीच जो आप खबर दे रहे हैं, ये धर्मनिरपेक्ष ताकतों को मजबूत करने में एक, मुझको लगता है कि एक महत्वपूर्ण कड़ी 17 अगस्त को हो सकती है, जिसकी शुरुआत हो सकती है। और साथ में ये भी है जयशंकर जी की लगातार जिस प्रकार युवा वर्ग जुड़ के आ रहे हैं, जेएनयू की बात हम करें, या हम पाटीदार आंदोलन की बात वहाँ अगर गुजरात की बात करें, या हम उत्तर प्रदेश की बात करें, या बिहार में तेजस्वी की बात करें, जैसे तेजस्वी का भाषण आया और कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखा होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिस प्रकार तेजस्वी ने लगातार कई अहम मुद्दों पे बात की, तो ये लगता है कि शरद यादव अगर नेतृत्व करें और वो आगे इन सबको जोड़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जिस प्रकार की एक निराशा फैली हुई है समाज में, खासकर राजनीतिक समाज में, उससे थोड़ी सी निजात मिलने की कोशिश होगी। तो आज के लिए बस इतना ही।